बक्सा बहुत बड़ा नहीं था और ये काफी घिसा हुआ लग रहा था, जैसे कि इसे कहीं से गिरा दिया गया हो, जिससे ये पेंट उखड़ गया हो। जो लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, वे शायद सोचते कि इसे किसी कूड़े के ढेर से उठाया गया है। फिर भी ये छोटा सा टूटा हुआ बक्सा ही था, जिसने जेम्मा के दिल में एक असीम अपनापन जगा दिया। जेम्मा ने चकित होकर डिब्बा खोला तो उसके अंदर रखी दवाइयाँ देखकर उसका दिमाग तुरंत चकरा गया। बिल्कुल नहीं, उसकी प्राथमिक चिकित्सा किट। ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जेम्मा ने खुद को चुटकी काटी और ये वाकई दर्दनाक था। ये कोई सपना नहीं था, बक्सा असली था और उसके अंदर की सभी दवाइयाँ असली थी। जेम्मा को याद आया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के समय उसके पास एक छोटा सा प्राथमिक उपचार किट था। क्या इसी वजह से वह भी यहाँ आ गया? बस ये इतना जर्जर कैसे हो गया? वह चमकीला सुनहरा रंग कहाँ गया? पहले जब ये छोटा सा फर्स्ट एड किट चमकीला और सुनहरा होता था तो जेम्मा को ये बदसूरत लगता था। अब जब ये फटा पुराना हो गया है तो जेम्मा को ये और भी बदसूरत लगने लगा। हालांकि अपनेपन की भावना के कारण जेम्मा के लिए बॉक्स को कसकर गले लगाना असंभव हो गया। बहन तुम्हें कभी बदसूरत नहीं समझेगी। अब से बहन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। जेम्मा ने ध्यान से छोटी प्राथमिक चिकित्सा किट को साफ किया। सौभाग्य से केवल बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था और अंदर की कोई भी वस्तु क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। जेम्मा ने घाव को कीटाणुरहित करने के लिए छोटी प्राथमिक चिकित्सा किट से धुंध के कुछ टुकड़े और खारे पानी की एक बोतल निकाली। फिर उसने खुद पर लगाने के लिए एक जीवाणुरोधी मरहम चुना। 2 सूजनरोधी गोलियां लेने के बाद उसने शुरू में सोचा कि उसे घाव पर पट्टी बांधने की जरूरत है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये जरूरी नहीं था। अपनी चोटों का इलाज करने के बाद जेम्मा को थोड़ी भूख लगी। उसने प्राथमिक चिकित्सा किट अलमारी में रख दी और खाने के लिए कुछ खोजने के लिए रसोई में जाने की योजना बनाई। लेकिन उससे पहले उसे साफ और ताजे कपड़े पहनने की जरूरत थी। जेम्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाई और फिर लिविंग रूम में जाकर शेन के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या है? शेन की ठंडी आवाज घर के अंदर से आई। जेम्मा ने कहा, मैं आपसे कुछ कपड़े उधार लेना चाहती हूँ। अलमारी में रखे बाहरी कपड़े धुले नहीं हैं और मेरे पास बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। शेन ने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही जेम्मा ने सोचा कि वो उसे कपड़े उधार नहीं देगा, सामने का दरवाजा खुला और शेन ने उसे साफ लंबे लबादों का एक सेट थमा दिया। लंबे लबादों का कपड़ा बहुत अच्छा नहीं था और रंग भी थोड़ा पुराना था, लेकिन वे बहुत साफ सुथरे ढंग से धुले हुए थे। अपने पिछले जीवन में जेम्मा कभी भी शेन के कपड़े नहीं पहनती, लेकिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया। वह और क्या कर सकती थी? अलमारी से निकले फफूंद लगे कपड़े पहनती। कपड़े बदलने के बाद जेम्मा ने आसानी से गंदे कपड़े धोए और फिर रसोई में चली गई। रसोई घर काफी साफ था। संभवतः शेन ने उसे व्यवस्थित किया था। अनाज का भंडार चावल से खाली था, लेकिन जैसा कि शेन ने कहा, अभी भी मक्के के आटे का आधा बर्तन बचा हुआ था। इतना ही नहीं, जेम्मा को अलमारी में 2 अंडे और चाइव्स का एक गुच्छा भी मिला। जेम्मा ने अंडा निकाला और 2 कॉर्नमील और अंडे के फ्रिटाटा बनाए। उन पर कटी हुई चाइव्स छिड़की। बचे हुए बैटर से उसने एक छोटे बर्तन में मासा बॉल शोरबा पकाया। जेम्मा तैयार भोजन लिविंग रूम में ले आई। शेन का सामने का दरवाजा आधा खुला था। उसकी याद में वे दोनों हमेशा अलग अलग खाते थे। जब शेन खाना बनाता था तो वह बर्तन में मूल मालिक के लिए एक कटोरा छोड़ देता था, लेकिन ज्यादातर समय मूल मालिक खाने के लिए स्मिथ कबीले में जाता था। जेम्मा एक क्षण के लिए रुकी, लेकिन फिर भी उसने शेन के सामने वाले दरवाजे पर दस्तक दी। ये क्या है? शेन की शांत आवाज झोपड़ी के अंदर से आई। जेम्मा ने कहा, मैंने रात का खाना बनाया है, क्या तुम लोग साथ में खाना चाहोगे? जेम्मा कभी कभार ही खाना बनाती थी और जब बनाती भी थी तो उसके लिए कुछ नहीं बनाती थी। इसलिए उसने योजना बनाई थी कि वह जेम्मा के चले जाने तक इंतजार करेगा और अपना खाना खुद बनाएगा।
शेन ने सामने के कसकर बंद दरवाजे की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। यदि तुम नहीं खा रहे हो तो मैं पहले खा लूंगी। जेम्मा उसका इंतजार करना चाहती थी, लेकिन वह इतनी भूखी थी कि उसकी छाती लगभग उसकी पीठ को छू रही थी और वह जमीन पर बेहोश होने वाली थी। उसे यथाशीघ्र अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। जेम्मा अभी बैठी ही थी और उसने अपनी चॉपस्टिक भी नहीं उठाई थी कि सामने का दरवाजा खुल गया। शेन बाहर चला गया। शेन खाना खाने के लिए बाहर नहीं आया। हालांकि जब उसकी नजर अनजाने में जेम्मा पर पड़ी तो वो अचानक रुक गया। उसने जेम्मा को जो चोगा दिया था उसे वो अब स्वयं नहीं पहन सकता था, लेकिन वह चोगा जेम्मा के कमजोर शरीर के लिए अभी भी बहुत बड़ा था, जिससे चोगा खाली और थोड़ा अजीब लग रहा था। शायद काम करने की सुविधा के लिए उसने अपनी आस्तीन और बाल ऊपर कर लिए थे, जिससे उसकी पतली गोरी गर्दन और पतली कलाइयाँ दिख रही थी। अपने सामान्य अहंकार और पागलपन के बिना वह चुपचाप बैठी रही और अपने कटोरे में जो कुछ था उसे गंभीरता से खाती रही। ये तो उसकी तरह भी नहीं लग रहा था। शेन की आंखें थोड़ी रुक गईं, लेकिन अंत में उसने ठंडे मन से अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। इस समय जेम्मा ने उसे देखा और कहा, तुम यहाँ हो, आओ बैठो और खाओ। जेम्मा के सामने कटोरे और बर्तनों का एक और सेट था, जो दर्शाता है कि दोनों बार वो सिर्फ लापरवाही से आवाज नहीं लगा रही थी, बल्कि वास्तव में उसने शेन के लिए खाना बनाया था। हालांकि शेन नहीं हिला। जेम्मा समझ गई कि वह किस बात को लेकर चिंतित था। मूल मालिक के उसके साथ अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए अचानक उसे खाना बनाकर देना वाकई काफी संदिग्ध था। लेकिन जेम्मा के पास ये समझाने का कोई तरीका नहीं था कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ देर सोचने के बाद जेम्मा ने कहा, घर पर ज्यादा जलाओ लकड़ी नहीं बची है। अगर तुम अभी नहीं खाओगे तो हमें बाद में दूसरा खाना गर्म करने के लिए और ज्यादा जलाओ लकड़ी बर्बाद करनी पड़ेगी। शायद ये शब्द ही थे जिन्होंने शेन को इतना प्रभावित किया कि वो अंततः उसके सामने बैठ गया। जब मूल मालिक पहली बार शेन से मिला तो वो उसकी शक्ल देखकर दंग रह गई, अन्यथा वो उसे घर नहीं लाती। मूल मालिक की शेन के प्रति दूसरों की नजर में घृणा उसकी पैर की विकलांगता के कारण थी, लेकिन जेम्मा के विचार में ऐसा नहीं था। मूल मालिक मूर्ख था, लेकिन जेम्मा मूर्ख नहीं थी। कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें मूल मालिक नहीं समझ पाया था, लेकिन जेम्मा अपनी यादों को पलटने के बाद सब कुछ समझ गई। शेन ने जानबूझकर मूल मालिक को उकसाया। वह मूल मालिक के साथ विवाह नहीं करना चाहता था और न ही चाहता था कि वह उसके करीब आए। वास्तव में ये ठीक ही था, क्योंकि उसका भी यही इरादा था। उसके चिढ़ाने वाले शब्दों के बावजूद यदि उसे सचमुच उसके साथ कुछ करना होता तो वो शायद ऐसा नहीं कर पाती। जेम्मा ने जल्दी से खाना खत्म किया, अपना कटोरा और चॉपस्टिक्स लेकर रसोई घर में गई और अपनी पीठ पर एक टोकरी लेकर बाहर आई। शेन ने उससे नहीं पूछा कि वो क्या करने जा रही है और उसने भी कुछ नहीं कहा। उनके बीच हमेशा से ऐसा ही रहा है। अप्रत्याशित रूप से जब जेम्मा दरवाजे पर पहुंची तो वो अचानक पलटी और बोली, मैं पहले झूठ नहीं बोल रही थी। जलाओ लकड़ी वास्तव में खत्म हो रही है। जब तक बाहर रोशनी है मैं कुछ लकड़ी काटने के लिए हाईलैंड जा रही हूँ। थोड़ी देर में बारिश हो सकती है, इसलिए अगर मैं वापस नहीं आती तो कपड़े अंदर ले जाना याद रखना। शेन ने उसे गहरी नजर से देखा। पहले वाली जेम्मा ने न तो बदलते मौसम पर ध्यान दिया होगा और न ही उसे अपने ठिकाने के बारे में बताया होगा। जेम्मा के चले जाने के बाद घर में केवल शेन और खाने की मेज ही बची थी, जिसे वो नहीं जानता था कि वो खा पाएगा या नहीं। यद्यपि परिवार गरीब था और शेन जेम्मा को नापसंद करता था, फिर भी वो भोजन देने से पीछे नहीं हटता था। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, अपनी चॉपस्टिक उठाई और चिव और अंडे से बनी फ्रिटाटा का एक टुकड़ा लिया।